बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबादियात होम इकनॉमिक्स जमात दहम आज से जो है वो आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा इंशाल्लाह। जी, पार्चा बाफी और लिबास का तारुफ। तो ये जो है ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और इसका हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सफ़ा नंबर 2 पर है और बाब नंबर 9 है। पार्चा बाफी और लिबास की तारीफ़ों और अहमियत। पार्चा बाफी उन रेशों की दरियाफ्त है जो हम पौधों और जानवरों से हासिल करते हैं, यानी कि लिबास तैयार करना जो है वो इन रेशों की दरियाफ्त है जो हम पौधों से या फिर जानवरों से जो रेशे हासिल करते हैं और इनको मुख्तलिफ़ अवामिल से गुजारने के बाद कपड़ा तैयार करते हैं। फिर इन रेशों को हम मुख्तलिफ़ अवामिल से कुछ अमल होता है जो इन रेशों पर किया जाता है और उसके बाद उन अवामिल के बाद धागा और धागे के बाद कपड़ा तैयार किया जाता है, जिससे हमारा लिबास तैयार होता है जो हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम और बुनियादी ज़रूरत है। पार्चा बाफी की तारीफ़। पार्चा बाफी लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। पार्चा बाफी जो है वो लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है बुनना। ये सनत व हरफत का वो शोबा है जहाँ कुदरती या इंसानी खुद साख्ता रेशों पर तकवीमी अवामिल से नौ इकसाम के सूती, ऊनी, रेशमी और खुद साख्ता पार्चाजात तैयार किए जाते हैं। तो कहते हैं कि ये सनत व हरफत का, ये टेक्सटाइल का वो शोबा है जहाँ पर कुदरती यानी कि कुदरती तौर पर या फिर इंसानी खुद साख्ता रेशों के तौर पर तकमीली अवामिल जो हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के सूती, ऊनी, रेशमी और खुद साख्ता कपड़े जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। अब हम आते हैं लिबास की तारीफ़ की तरफ। लिबास से मुराद रेशों से तैयार करदा कपड़ों से है, यानी कि लिबास से मुराद जो है वो ऐसा कपड़ा है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के रेशों से तैयार किया जाता है जो जिस्म को ढांपने, शख्सियत की शनाख्त और सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ, ये घास, पत्ते और खाल हो या फिर मौजूदा अहद के कुदरती और खुद साख्ता रेशों से तैयार करदा हो। तो कहते हैं कि शख्सियत की शनाख्त और सजावट के लिए ये इस्तेमाल तो किए जाते हैं, चाहे ये घास हो, पत्ते हो, खाल हो या फिर मौजूदा अहद के यानी कि नए दौर के कुदरती और खुद साख्ता रेशों से तैयार करदा हो। गोया कि जिस्म को ढांपने के लिए जो चीज़ भी इस्तेमाल की जाए वो लिबास या पोशाक कहलाती है। गोया जिस्म को ढांपने के लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल किया जाए वो लिबास या फिर पोशाक जो है वो कहलाई जाती है। पुराने ज़माने के लोग जंगलों में रहते थे और दरख्तों के पत्ते, छाल और जानों की खाल से अपना जिस्म ढांपते थे, इसीलिए इस ज़माने में यही इनका लिबास होता था। अब हम आते हैं पार्चा बाफी और लिबास के मुताले की अहमियत। पार्चा बाफी लिबास तैयार करना और लिबास का मुतालिया नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि दुनिया के वजूद में आते ही इंसान ने सत्र पोशी यानी कि खुद को जो है वो ढांपने, गर्मी और सर्दी से बचाव और अपनी शख्सियत पर को पुरकशिश बनाने के लिए किसी न किसी तरह के लिबास इस्तेमाल किए हैं। तो कहते हैं कि इंसान ने सत्र पोशी, जिस्म को ढांपना, गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए और अपनी शख्सियत को पुरकशिश बनाने के लिए किसी न किसी तरह से लिबास का इस्तेमाल किया है। और इसके लिए इस बात का जानना लाजिम हो गया है कि बाज़ कपड़े ज़्यादा मजबूत और पायदार क्यों होते हैं, किन वजहों की बिना पर, किन बातों की वजह से मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ पार्चाजात का इंतखाब किया जाता है। जो लिबास ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं उनकी धुलाई में आसानी क्यों ज़रूरी है। तो जो लिबास ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं उनकी धुलाई में आसानी क्यों ज़रूरी है, वो सब के लिहाज से कपड़ों की पसंद में क्यों तब्दीली होती रहती है। अलगरचे कि रेशों का मुताला एक ऐसा इल्म है जिससे घरेलू इस्तेमाल और पहनने वाले कपड़ों की बनावट और खसूसियात के मुतालिक मालूमात हासिल की जाती है। जैसे कहते हैं कि रेशों का मुताला एक ऐसा इल्म है जिससे आप घरेलू इस्तेमाल पहनने वाले कपड़ों की बनावटों को और खसूसियात और मालूमात हासिल की जाती है। ये इल्म बहुत गहरा और वसी है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गहरा और वसी खुला इल्म है, क्योंकि कुछ अरसे तक पार्चाजात में दो किस्म के होते हैं। क्योंकि कुछ अरसे तक जो पार्चाजात है यानी कि कपड़ों का तैयार करना में वो दो किस्म के होते हैं। लोगों का रहन सहन सादा होने की वजह से पार्चाजात का ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा नहीं था। रफ्ता रफ्ता लोगों के रहन सहन में तब्दीली आने से इनकी ज़रूरियात मुख्तलिफ होती गई और ऐसे पार्चाजात यानी कि ऐसे कपड़े तैयार किए गए जिनकी ज़रूरत महसूस की गई और जो लोगों की ज़रूरत के मुताबिक हो। इनसे नए नए रेशों की दरियाफ्त हुई जिनसे नए नए कपड़े बनने लगे। रेशों के बारे में मालूमात सारिफ को सही कपड़े के इंतखाब में मदद देती है। तो रेशे के बारे में अगर सारिफ को जो है ख़रीदने वाले को अगर उसको सही मालूमात हो तो वो कपड़ा भी सही तरीके से खरीद सकता है। नीज़ हुनरमंद अफराद को अपनी सलाहियत और जहानत को इस्तेमाल में लाने का मौका भी दे सकता है। इसके मुतालिक की अहमियत भी सारिफ की नज़र में नायत अहम है, क्योंकि किसी भी लिबास को ख़रीदने से पहले सारिफ को ये इल्म होना ज़रूरी है कि जिस लिबास को वो ख़रीदने जा रहे हैं किस रेशे से बना हुआ है। यानी कि आपको किसी भी लिबास को ख़रीदने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो लिबास जो है वो किस रेशे से बना हुआ और वो रेशा लिबास बनने तक किन मराहिल से गुजरता रहा। मसलन रेशे का इंतखाब, यानी कि आपको इसका इंतखाब करना आना चाहिए। कपड़े की बुनाई, वो कैसे बना गया, किस तरह रंगा गया और क्या उसकी छपाई है और दीगर मराहिल वगैरह।
एक सारे को ये भी इल्म होना चाहिए कि कपड़े को जदीद डिज़ाइन में किस तरह डाला जा सकता है, बस मार्केट में किस रंग का फैशन ज़्यादा है, कपड़ों की सिलाई में ज़्यादा रुझान क्या है, मार्केट में इन कपड़ों को कैसे फ़रोख्त किया जा सकता है। और पार्चा बापी में इल्म के शोबे को मार्केटिंग कहते हैं। तो वो कहते हैं कि कपड़ों की सिलाई में जदीद किस्म का रुझान देहान जो है वो क्या है, फिर मार्केट में इन कपड़ों को कैसे फ़रोख्त किया जाता है, और पार्चा बापी में इनके इस शोबे को जो है वो मार्केटिंग कहते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 जो है वो आपका है सफ़ा नंबर 4 पर, लॉन्ग क्वेश्चन, रेशों की शनाख्त। पार्चा बापी के रेशों की शनाख्त नहायत अहम है, यानी कि कपड़ा जो है जो तैयार होता है उसके जो रेशों की शनाख्त है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि नए रेशों की ज़रिए से नए नए कपड़े बनते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नए नए रेशे जो हैं वो निकलते हैं वैसे ही कपड़े भी नए बनने लगते हैं। इसके अलावा कुदरती रेशों को मसनूई रेशे में इस तरीके से मिला दिया जाता है कि इनकी शनाख्त मुश्किल होती है। तो वो कहते हैं कि कुदरती रेशे जितने भी हैं इनको मसनूई रेशों में जो है वो ऐसे मिलाया जाता है कि इनकी जो शनाख्त है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। पार्चा बापी के रेशों की शनाख्त के लिए दर्ज तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 महसूस करने के अमल से, नंबर 2 धागा तोड़ने के अमल से, नंबर 3 जलाने के अमल से, नंबर 4 दूरबीन से, और नंबर 5 कीमई अमल से। तो सवाल नंबर जो है 1 है। अब इसमें जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं उसमें नंबर 1 है महसूस करने के अमल से कपड़ों की शनाख्त। आम तौर पर कपड़े को देखने और महसूस करने से कपड़े की ज़ाहिरी हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यानी कि जब आप कपड़े को देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो आपको उसकी ज़ाहिरी हालत के बारे में अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाता है कि वो कपड़ा कैसा है। पार्चा बापी में महसूस करने का मतलब है कि कपड़ों पर हाथ की उंगली रख कर देखा जाए। तो वो कहते हैं कि पार्चा बापी में अगर आप महसूस करने के अमल की तरफ आते हैं तो फिर आप कपड़े के ऊपर हाथ की उंगली रखें। अगर उंगली की हरारत इस हिस्से पर रहे और कपड़ा गर्म लगे तो इससे पता चलेगा कि कपड़ा ऊनी है। तो कहते हैं कि अगर उंगली की हरारत उस हिस्से में जो हिस्सा आपने रखा अगर उस पर बाकायदा रहती है तो कपड़ा जो है वो आपको ऊनी लगेगा, क्योंकि ऊनी कपड़ा हरारत को मुंतकिल नहीं करता, लेकिन सूती कपड़ा हरारत को मुंतकिल करता है, जिसकी वजह से वो ठंडा महसूस होता है। मसलन कपड़ों की महसूस करने के अमल से शनाख्त। कपड़ा सूती छूने पर लचकदार नहीं होता और ठंडक का एहसास दिलाता है। लिनन ये छूने पर लचकदार होता है, ठंडा और सूती कपड़े के मुकाबले में ज़्यादा हमवार लगता है। ऊनी सतह खुरदरी होती है और गर्मी का एहसास दिलाता है। रेयॉन छूने पर नरम होता है लेकिन रेशम के मुकाबले में कदरे भारी होता है। पॉलिएस्टर मुलायम, नरम और रेशम की मानद होता है। और नायलॉन गर्म महसूस होता है, इसकी हरारत आगे मुंतकिल नहीं होती और छूने पर चिकना होता है। तो अब हम दूसरे अमल की तरफ आते हैं। दूसरा अमल है धागा तोड़ने के अमल से कपड़ों की शनाख्त। कपड़ों की मजबूती और पायदारी का अंदाज़ा लगाने के लिए कपड़े के छोटे से टुकड़े में 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा धागा निकालें। कपड़े की मजबूती और उसकी पायदारी का अंदाज़ा लगाने के लिए कपड़े के छोटे से जो टुकड़ा है उससे 10 से 15 सेंटीमीटर जो है वो धागा बाहर निकालें और धागे के बल खोल कर देखें। फिर वो धागा निकालने के बाद उसके बल जितने भी हैं उसे खोल कर देखें, क्योंकि आमतौर पर 2 या 3 तारों को बल देकर धागा बना होता है। तो वो कहते हैं कि अगर आम तौर पर आप देखें तो 2 या 3 तारों को बल देकर जो है उन्होंने धागा बनाया होता है, लेकिन इस शनाख्त के लिए सिर्फ एक तार लिया जाता है और इस तार को आराम से खींचें और तोड़ कर देखें। तो इस शनाख्त के लिए जो है वो सिर्फ एक ही तार लिया जाता है और इस तार को जो है वो तोड़कर इस तार को आराम से खींचें और फिर उसे तोड़ कर देखें। मुख्तलिफ कपड़ों के धागों की शक्ल तोड़ने पर दर्ज झेल होगी। कॉटन सिरे आगे से ब्रश की तरह मुंतशिर होते हैं, यानी कि कॉटन का जो धागा है उसके सिरे आगे से इस तरह होते हैं कि जैसे ब्रश जो है वो होता है बिखरा हुआ सा, उसके जो ब्रिसल्स हैं वो बिखरे होते हैं। लिनन कॉटन के मुकाबले में ज़्यादा ज़ोर से टूटता है, सिरे सीधे लंबे और थोड़े से चमकीले होते हैं। ऊनी कपड़ा लचक से टूटता और धागे की सतह इसकी खुरदरी होती है। रेयॉन आसानी से टूटता है, सिरे दरख्त की शाखों की तरह नज़र आते हैं। रेशम ज़्यादा ज़ोर से टूटता है और इसके सिरे उम्दा और चमकीले होते हैं। नायलॉन बहुत ज़ोर से खींचने पे भी नहीं टूटता और पॉलिएस्टर ज़ोर से खींचने पे भी नहीं टूटता। अब हम इसके तीसरे अमल की तरफ आते हैं और वो है जलाने के अमल से कपड़ों की शनाख्त। कपड़ों की शनाख्त के लिए ये काफ़ी हद तक काबिल एतबार तरीका है, यानी कि इस तरीके से भी आप जो है वो कपड़ों की बेहतरीन शनाख्त कर सकते हैं। इस अमल के लिए कपड़े के छोटे से टुकड़े को जलाया जाता है। तो ये जो अमल है इसके लिए कपड़े का जो छोटा टुकड़ा है उसको जलाया जाता है, लेकिन अगर कपड़े के ताने बाने में मुख्तलिफ रेशों के तार लगे हों, लेकिन कपड़े का जो ताना बाना है अगर उसमें मुख्तलिफ रेशों के तार लगे हों तो ये तार अलग अलग निकाल कर जलाए जाते हैं। और इस अमल के लिए 3 चीज़ों का देखना ज़रूरी है। मसलन शोला करीब लाने से कपड़ा किस तरह जलता है, नंबर 2 जले हुए हिस्से की क्या हालत होती है, और नंबर 3 राख की शक्ल और बू जो है वो कैसी होती है।
अब जलाने के अमल से जो है वो कपड़ों की शिनाख्त वो कैसी होगी? कॉटन के करीब आग लाने से जो है ये जल्दी आग को पकड़ता है, क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है जो ज़्यादा भड़कता है। तो इस सेलुलोज को जो है वो आग सबसे ज़्यादा लगती है। जलने पर राख हल्की होती है और इसकी बू जले हुए कागज़ की मानंद होती है। नंबर 2, लीलन। कॉटन के मुकाबले में ज़रा आहिस्ता से जलती है। जलने के बाद राख सूती कपड़े जैसी होती है, क्योंकि दोनों नबाताती रेशे हैं और बू इनकी जले हुए कागज़ जैसी होती है। ऊन, शोला करीब लाने से चिंगारियाँ निकलती हैं, हल्की सी आवाज़ पैदा होती है और उसको आग को दूर करने से जलने का अमल जो है वो ख़त्म हो जाता है, मगर ये सुलगती रहती है। मतलब आग जो है वो बराबर सुलगती रहती है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा जलने का जो अमल है वो ख़त्म होता है। राख की खास किस्म की बू होती है जो गंधक की मौजूदगी की वजह से होती है। अब आते हैं इसके रेशम। आहिस्ता से जलता है। शोला हटा लेने से जल्द जो है वो बंद हो जाता है। इसकी राख चमकते हुए मोतियों की तरह होती है जो उंगलियों से मसली जा सकती है। बू फरों के जलने से जलने जैसी होती है। रेयॉन, कॉटन की तरह तेज़ी से जलता है और शोला दूर करने से भी ये मुसलसल जलता रहता है। राख की बू जले हुए कागज़ की तरह होती है जो मसली जा सकती है। नायलॉन, शोला करीब लाने से पिघलता है, फिर सिकुड़कर गोल मोती बन जाता है जिसको उंगलियों से मसलना मुश्किल होता है। जलने पर ये बहुत नागवार बू आती है इसकी। डेक्रॉन, ये जलने से बहुत पिघलता है और आहिस्ता आहिस्ता जलता है, लेकिन इसकी राख आसानी से टूटने वाली होती है जो आसानी से कुचली जा सकती है और जलने पर फ्रूट की तरह की खुशबू होती है। पॉलिएस्टर, शोले से पिघलता है, स्लेटी रंग के मोती बनते हैं और जो मसल कर तोड़े नहीं जा सकते। अब हम आते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। कीमियाई अज़ा के इस्तेमाल से कपड़ों की शनाख्त। ये शनाख्त का काबिल एतबार तरीका है, यानी कि ये भी बेहतरीन तरीका है जिससे आप कपड़े की शनाख्त कर सकते हैं, लेकिन घरेलू पैमाने पर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि कारोबारी नुक्ता नज़र से लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है ताकि रेशों की सही पहचान हो सके। इंसानी खुद साख्ता रेशों से बने हुए कपड़ों के लिए कीमियाई अज़ा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इंसानी खुद साख्ता यानी कि इंसानों के हाथों से बने हुए जितने भी रेशे हैं वो कपड़े के लिए कीमियाई अज़ा इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, डेक्रॉन वगैरह। कीमियाई अज़ा के इस्तेमाल से रेशों की शनाख्त मुंदरजा तरीके से की जाती है। नंबर 1, फ़ेनॉल के ज़रिए। कपड़े के छोटे टुकड़े को उबलते हुए फ़ेनॉल में डालें। अगर ये टुकड़ा फ़ौरन घुल जाए तो इसका मतलब ये है कि कपड़ा पॉलिएस्टर से बना है। फिर नंबर 2, कपड़े का टुकड़ा ठंडे फ़ेनॉल में डालें। अगर कपड़े का टुकड़ा घुल जाए तो इसका मतलब है कि कपड़ा नायलॉन का बना है। एसीटोन के ज़रिए, वो तमाम कपड़े जो एसीटेट से बने होते हैं वो एसीटोन में घुल जाते हैं और ये भी एक किस्म का एसिड है एसीटोन, इसलिए ऐसे कपड़ों की शनाख्त के लिए यही केमिकल इस्तेमाल होता है। ये देखने के लिए कपड़ा रेयॉन एसीटेट है या असल रेशम पॉलिएस्टर को एसीटोन महलूल में डालें। अगर कपड़ा घुल जाए तो इससे पता चलता है कि कपड़ा रेयॉन एसीटेट है वरना पॉलिएस्टर। फॉर्मिक एसिड के ज़रिए, पॉलिएस्टर और नायलॉन की पहचान के लिए फॉर्मिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉलिएस्टर और नायलॉन जो है उसकी पहचान के लिए फॉर्मिक एसिड को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर कपड़ा इसमें हल हो जाए तो इसका मतलब है कि कपड़ा पॉलिएस्टर है वरना नायलॉन। डाईमेथाइल फॉर्मामाइड, एक्रेलिक से बना हुआ कपड़ा नीम गर्म डाईमेथाइल फॉर्मामाइड के महलूल में हल हो जाता है। अब हम आते हैं नंबर 5 की तरफ, फूड बीन से कपड़ों की शनाख्त का ये तरीका सबसे ज़्यादा काबिल एतबार है, लेकिन कारखानों और लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए कपड़े के छोटे से धागे के बल खोलकर फूड बीन के नीचे तज्जिया किया जाता है, यानी कि फूड बीन के नीचे जो है वो इन धागों का तज्जिया किया जाता है जिससे मुख्तलिफ रेशों की शनाख्त बआसानी की जा सकती है। तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सफ़ा नंबर 7 पर आकर ख़त्म हो जाता है। अब हम करते हैं इसका सवाल नंबर 3, कुदरती रेशे। कुदरती रेशे ये दरअसल ज़राए से हासिल होते हैं। वो रेशे जो हैवानी ज़राए से यानी कि जानवरों से जो रेशे हासिल किए जाते हैं उनको हैवानी रेशे कहते हैं, मसलन रेशम और ऊन। तो रेशम और ऊन जो है ये जानवरों से हासिल किया जाता है। फिर वो रेशे जो नबाताती ज़राए से हासिल होते हैं इनको नबाताती रेशे कहते हैं, मसलन कॉटन और लीलन। और नबाताती ज़राए यानी कि पौधों से जो हासिल किए जाते हैं उनको नबाताती रेशे कहते हैं, मसलन कॉटन और लीलन। नंबर 1, हैवानी ज़राए से हासिल होने वाले रेशे। ऊन, ऊनी रेशा ज़्यादातर भेड़ों से हासिल होता है। तो ऊन का जो रेशा है वो ज़्यादातर
भेड़ों से हासिल किया जाता है, जिनको साल में एक दफ़ा मून कर इनकी ऊन जो है वो उतारी जाती है। तो इन भेड़ों को जो है वो साल में एक दफ़ा मूना जाता है और फिर इनकी ऊन जो है उसको उतार कर कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहाँ पर मुख्तलिफ अवामिल करने के बाद धागा बनाया जाता है जिससे ऊनी कपड़ा बनता है। तो मुख्तलिफ किस्म के अवामिल जो हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम जो हैं वो इन पर किए जाते हैं और फिर इनसे जो है वो धागा बनाया जाता है जिनसे ऊनी कपड़ा बनता है। अंगूर और मोहीर भेड़ों की ऊन बेहतर समझी जाती है। तो ऐसे भेड़ जो कि जिनका नाम के अंगूर और महीर हो, तो ऐसी ऊन को जो है वो बेहतर समझा जाता है, इसलिए ये महंगी भी होती है। तो अंगूर और महीर की भेड़ों की जो ऊन होती है ये ज़रा महंगी होती है। भेड़ों के अलावा बिल्ली, खरगोश और ऊँट के बाल भी धागा बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो कहते हैं कि भेड़ों के अलावा जो है वो बिल्ली, खरगोश और ऊँट के बाल भी जो हैं वो उनसे भी धागा बनाया जाता है। अब हम आते हैं रेशम की तरफ। रेशम एक ख़ास किस्म के कीड़े से हासिल होता है, एक ख़ास किस्म का कीड़ा है जिससे कि रेशम हासिल किया जाता है, जिसको रेशम का कीड़ा कहते हैं। ये कीड़ा शहतूत की नरम कोंपलों पर पाया जाता है। तो शहतूत यानी कि शहतूत का जो दरख्त है उसकी जो नरम नरम कोंपलें होती हैं वहाँ पर ये कीड़ा पाया जाता है। जब ये कीड़ा 1 माह का हो जाता है तो अपने मुंह के नीचे के 2 सुराखों से एक लैसदार लुआब निकालता है। लैसदार लुआब यानी कि एक लैसदार थूक जो है ये अपने मुंह से निकालता है और इस लुआब से तार बनता चला जाता है। तो कहते हैं कि जो ये लुआब निकालता है उससे जो है वो तार बनता चलता है, जिसको कीड़ा अपने इर्द गिर्द होल की शक्ल में लपेटता है। फिर वो जितना भी लुआब होता है जो उसका होता है उसके इर्द गिर्द जो है वो एक होल की शक्ल जो है, होल की शक्ल में वो अपने आप को उसके इर्द गिर्द लपेटना शुरू कर देता है। होल मुकम्मल करने पर कीड़ा अंदर बंद हो जाता है और ये होल एक कोकून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कहते हैं जब ये होल बंद हो जाता है तो फिर इसकी जो शक्ल बनती है वो एक कोकून की तरह की होती है। 2 हफ्ते के बाद कोकून्स को तेज़ धूप या खोलते पानी में डालकर कीड़ा तल्फ कर दिया जाता है और रेशम का तार खोल लिया जाता है। तो कहते हैं कि 2 हफ्ते के बाद जो है इसको खोलते पानी में डालकर या फिर इसे जो है वो तेज़ धूप में रख दिया जाता है और फिर रेशम का तार जो है उसको खोल लिया जाता है। इस तार की लंबाई 800 से 1200 मीटर तक होती है। तो वो जो तार कीड़ा अपने इर्द गिर्द बनाता है, जिस होल में वो अपने आप को लपेट लेता है और फिर वो जो तार बनाता है उसकी लंबाई तकरीबन 800 से 1200 मीटर तक होती है। ये रेशा कुदरती रेशों में सबसे लंबा रेशा है। इसे 2-3 तारों को मामूली बल देकर धागा बनाया जाता है। तो कुदरती रेशा जो है, कुदरती रेशों में जो है ये सबसे लंबा रेशा होता है और इससे ऐसे 2-3 तारों को मामूली बल देकर धागा बनाया जाता है जो रेशमी कपड़ा बनाने के काम आता है। अब आते हैं हम लोग सफ़ा नंबर 11 की तरफ। नबाताती से हासिल होने वाले रेशे। कॉटन का रेशा कपास के पौधों से हासिल किया जाता है। कॉटन का जो रेशा है ये कपास के पौधों से इसे हासिल करते हैं, जिससे रुई हासिल होती है। कपास को खेतों से चुनने के बाद बड़े बड़े घट्टों में बांधकर फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। कपास का जो रेशा होता है जिससे रुई हासिल होती है, कपास को खेतों से चुनने के बाद इसे बड़े बड़े गड्ढों में बांधकर फैक्ट्रियों में भेजा जाता है और मुख्तलिफ अवामिल से गुजारने के बाद इसका जो है वो धागा तैयार किया जाता है। तो कहते हैं इसे मुख्तलिफ अवामिल से गुजारने के बाद इसका धागा जो है वो तैयार होता है, जिससे सूती कपड़ा बनता है। अब हम आते हैं लिनन की तरफ। इसका रेशा ख़ास किस्म के पौधे से हासिल किया जाता है। नीलन का जो रेशा है वो एक ख़ास किस्म का पौधा है जिससे हासिल किया जाता है, जिसको फ्लैक्स प्लांट कहते हैं, यानी कि फ्लैक्स का पौधा कहते हैं। इसका पौधा बीज से उगाया जाता है। ये पौधा जो है ये बीज से उगाया जाता है। जब ये पौधा फूल देकर बीज पर आ जाता है तो इसको उखेड़ लिया जाता है। तो कहते हैं कि जब ये जो पौधा है जब ये फूल देता है तो फिर इस पर बीज आ जाता है, तो फिर इसे उतारा जाता है और बड़ी बड़ी गठरियाँ बनाकर पानी में डालकर इसको सड़ाया जाता है। बाद ज़ायन के बाद में पानी से निकालने के बाद सिखाया जाता है और ख़ास किस्म की मशीनों में डालकर ये रेशा हासिल किया जाता है, जिसको काट करके धागा बनाया जाता है। तो ये आपका लॉन्ग जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको भी हम लोगों ने आपको करवा दिया और अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कुदरती रेशे। सफ़ा नंबर 13 पर जो है वो आपका सवाल नंबर 4 है। कपास के रेशे से बने हुए कपड़ों की खसूसियात। कपास पार्चल जात में दुनिया का सबसे कदीम रेशा है। तो कपास जो है वो कपड़ा बनाने में दुनिया का सबसे कदीम रेशा जो है वो इस्तेमाल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कपड़े जो हैं वो इसी से बनाए जाते हैं। इससे बने हुए कपड़े को आलमी कपड़ा भी कहा जाता है। तो इससे जो भी कपड़ा बनाया जाता है उसको आलमी कपड़ा भी कहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा बनाया और इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में जो है वो सबसे ज़्यादा बनाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। चीन, जापान, मिस्र, अमेरिका भी कपास पैदा करने के लिए मशहूर हैं। पाकिस्तान में कपास से कपड़ा बनाने के सबसे ज़्यादा कारखाने कराची और फैसलाबाद में हैं। तो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो कपड़ा बनाने के जो ज़्यादा कारखाने हैं वो इस वक्त कराची और फैसलाबाद में हैं।
कपास से तैयार करदा कपड़े 10 झील खसूसियत के हामिल है। नंबर 1, कपास के रेशे लंबाई में लंबे और छोटे होते हैं। कपास के जितने भी रेशे हैं वो लंबाई में लंबे और छोटे होते हैं। लंबे रेशों से तैयारशुदा धागे में कम जोड़ होते हैं। तो लंबे रेशे में जितना भी तैयारशुदा धागा होता है उसके अंदर जोड़ जो है वो कम होते हैं, इसलिए इन रेशों से तैयार करदा कपड़े ज़्यादा मजबूत और हमवार होते हैं। तो कपास के ये रेशे जिनके अंदर जोड़ जो है वो सबसे कम होते हैं, उनमें जो है वो कपड़ा सबसे ज़्यादा मजबूत और हमवार होता है। इसके बरकस छोटे रेशों से तैयारशुदा धागे में ज़्यादा जोड़ होते हैं, जबकि छोटे रेशों में जितने भी वो तैयारशुदा धागा आप इस्तेमाल करते हैं उसमें जोड़ जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इससे हल्की क्वालिटी का सूती कपड़ा तैयार होता है जो ज़्यादा पायदार नहीं होता। नंबर 2, सूती रेशे में कुदरती चमक नहीं होती। तो सूती रेशा जो होता है, जो कपास से बना होता है, उसके अंदर जो है वो कुदरती चमक नहीं होती, इसलिए इससे तैयार करदा कपड़े में खुद साख्ता चमक पैदा की जाती है। इस कपड़े में चूँकि चमक नहीं होती कुदरती तौर पर, लिहाजा इससे जितना भी कपड़ा आप तैयार करते हैं उसके अंदर आप खुद से चमक पैदा करते हैं। मसलन मर्सराइज्ड कपड़े और कॉटन साटन वगैरह जो हैं, तो इनके अंदर जो है तो मर्सराइज्ड में और कॉटन साटन में जो है वो आपको खुद साख्ता यानी कि खुद एक केमिकल के ज़रिए जो है वो चमक पैदा करनी पड़ती है। नंबर 3 पॉइंट, सूती रेशा मौसर हरारत है, ये नमी को जज्ब और खारिज करता है। तो सूती रेशा जो है वो एक हरारत है, ये नमी को जज्ब करता है और इसे खारिज भी करता है। इससे सूती कपड़े गर्मियों के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। सूती कपड़ों की नंबर 4, सूती कपड़ों की सफाई और धुलाई जो है वो आसान होती है। नीज़ इन्हें उबलते पानी में डालकर जरासीम से पाक भी किया जाता है, यानी कि आप इसे स्टेरलाइज भी कर सकते हैं उबलते हुए पानी में डालकर। नंबर 5, सूती रेशा जाजिब होने के बजाय आसानी से रंगा जा सकता है, यानी कि ये जज्ब कर लेता है अपने अंदर किसी भी चीज़ को और इसे आसानी से जो है वो रंग भी सकते हैं। लेकिन ऊनी और रेशमी कपड़ों के मुकाबले में सूती कपड़े के रंग जो हैं वो ज़्यादा पुख्ता नहीं होते, यानी कि ज़्यादा पायदार और मजबूत नहीं होते इसके रंग। नंबर 6, सूती कपड़े मजबूत और पायदार होते हैं, लेकिन मसनूई रेशों से तैयार करदा कपड़ों के मुकाबले में कम पायदार होते हैं। सूती कपड़े जो है वो मजबूत और पायदार होते हैं, लेकिन मसनूई रेशों से तैयार करदा कपड़ों के मुकाबले में ये बहुत ही कम पायदार होते हैं। नंबर 7, सूती रेशमे में गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। तो सूती रेशा जो है ये गर्मी को बर्दाश्त करता है, इसके अंदर ये क्वालिटी होती है, इसलिए सूती कपड़ों के लिए तेज़ गर्म इस्त्री इस्तेमाल की जाती है। नंबर 8, सूती रेशे पर आम अल्कली या हल्के तेज़ाब का कोई भी एसिड जो है वो असर नहीं होता। तो इस पर जो है वो अल्कली या हल्का सा कोई तेज़ाब डालें तो उस पर इसका कोई असर नहीं होता, इसलिए सूती कपड़े तेज़ साबुन से धोए जा सकते हैं। और धुलाई में रेशमी कपड़ों पर जो है रेशमी कपड़ों की तरह जो है वो ज़्यादा एहतियात दरकार नहीं होती, लेकिन तेज़ तेज़ाब से ये कपड़ा जल जाता है। नंबर 9, सूती रेशे पर फफूंदी बहुत जल्द असरअंदाज होती है। सूती रेशा जो है इसके ऊपर फफूंदी जो है वो बहुत जल्दी लगती है, इसलिए सूती कपड़े अगर नमदार हो जाए यानी इनमें नमी आ जाए या बरसात के मौसम में किसी नमदार जगह पर पड़े रहें तो फफूंदी लगने से दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जिनको उतारना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नंबर 10, सूती कपड़ा जनाना, मर्दाना और बच्चों के लिबास में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा पर्दे, सोफ़े, लिहाफ, गद्दे, मेज़पोश, बिस्तर की चादरों और तौलियाँ वगैरह के लिए जो है बहुत मुनासिब रहते हैं। मरीज़ों के लिबास, बिस्तर और इलाज के लिए ये वाहिद कपड़ा है जो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के लिहाज से महफूज होने की वजह से इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, यानी कि लीलन के रेशे से बने हुए कपड़ों की खसूसियात। लीलन का लफ्ज़ जो है वो डेलिन से लिया गया है, ये मिस्री ज़ुबान का लफ्ज़ है और मिस्र में जिस पौधे से हासिल किया जाता है इसको डेलिन कहते हैं। कदीम ज़माने में मिस्र लीलन का घर कहलाता था, यानी कि पुराने ज़माने में मिस्र को जो है वो लीलन का घर कहा जाता था, यानी कि यहाँ पर से सबसे ज़्यादा लीलन जो है वो दस्तयाब थी। ये कम से कम 10,000 साल पुराना रेशा है और सबसे पहले मिस्र ही में दरियाफ्त हुआ। तो लीलन का जो रेशा है तकरीबन 10,000 साल पुराना है और ये मिस्र जैसे मुल्क में जो है इसकी दरियाफ्त हुई थी, लेकिन दीगर ममालिक में जिस पौधे से ये रेशा हासिल किया गया उसे फ्लैक्स प्लांट कहते हैं। ये इन ममालिक में बनाई जाती है जहाँ इस पौधे की पैदावार हो सके। तो जहाँ पर इस पौधे की पैदावार होती है ये उन्हीं ममालिक में बनाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका असल लीलन बनाने के मामले में बहुत मशहूर हैं। पाकिस्तान में इस पौधे की पैदावार नहीं होती, पाकिस्तान में जो है लीलन का पौधा नहीं उगाया जाता, इसलिए यहाँ पर जो कपड़ा लीलन के नाम से मशहूर है वो दरअसल रेयॉन, विस्कोस और सूती रेशे की मिलावट है।
तो जो कपड़ा जो है जिसको हम लोग लीलन कहते हैं वो असल में लीलन नहीं, पाकिस्तान में वो रेयान विस्कोस है या फिर सूती कपड़ा जो है उसको मिलाकर जो है वो लीलन की तरह बनाया गया है। लेकिन इसकी खसूसियात लीलन से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। असल लीलन की खसूसियात जो है वो दरअसल होती है, नंबर 1 ये नबाताती रेशा है और कपास के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। नंबर 2 हमवार, नरम और बहुत मुलायम होता है और कपड़े में हल्की सी चमक होती है। नंबर 3 रेशा जो मसूल हरारत है, नमी जज्ब और खारिज करता है, पहनने पर ठंडा महसूस होता है, इसलिए गर्मियों के लिबास में भी इसका इस्तेमाल होता है। नंबर 4 सफ़ा नंबर 15 पे, रेशा बगैर लचक के होता है, इसलिए शिकने पड़ने की खासियत होती है। इस रेशे में चूँकि लचक नहीं होती, इसलिए इसके ऊपर जो शिकने हैं वो ज़्यादा पड़ती हैं, एक बार शिकन पड़ जाए तो आसानी से दूर नहीं होती। नंबर 5 रेशे में रंग कबूल करने की कुदरती सलाहियत होती है, तो इसके रेशे में जो है वो रंग कबूल करने की यानी कि रंग अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत होती है, इसलिए हर रंग में रंगा जा सकता है और रंग पुख्ता होते हैं। नंबर 6 धुलाई में खास एहतियात दरकार नहीं होती, अलकली का रेशा पर कोई असर नहीं होता, इसलिए तेज़ साबुन से धोया जा सकता है। नंबर 7 सूती कपड़े की तरह फफूंदी का असर होता है, इसलिए नमदार पड़ा रहने से दाग धब्बे पड़ जाते हैं जो आसानी से दूर नहीं होते। नंबर 8 हल्के गर्म तेज़ाब से ख़राब हो जाता है, यानी कि हल्का गर्म तेज़ाब अगर आप इस पर डालें तो इससे ख़राब हो जाता है, जबकि ठंडे तेज़ाब का कोई असर नहीं होता। नंबर 9 असल लीलन बहुत नफीस और उम्दा कपड़ा है और इस पर कढ़ाई बहुत खूबसूरत लगती है। जो असल लीलन है वो बहुत ज़्यादा नफीस और उम्दा है और इसके ऊपर कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बुनियादी तौर पर टेबल लिनन और हाउस होल्डर लिनन के लिए रहा है। अब भी इसका ज़्यादातर इस्तेमाल मेज़पोश, बेड कवर, नैपकिन, ट्रॉली सेट वगैरह बनाने में होता है। इसके अलावा लिबास बनाने में भी लीलन का इस्तेमाल होता है, लेकिन सूती कपड़े के मुकाबले में बहुत कम इस्तेमाल होता है क्योंकि ये काफ़ी महंगा कपड़ा होता है। तो लीलन का आपका ये जो था कुदरती रेशे, जिसमें हम लोगों ने 2 रेशे बयान किए हैं, एक कपास के रेशे से बने हुए कपड़ों की खसूसियात, और ये सफ़ा नंबर 13 से शुरू होता है और इसका आंसर जो है वो सफ़ा नंबर 15 पर आकर ख़त्म हो जाता है। कपास से बने हुए कपड़े की खसूसियात और लीलन के रेशे से बने हुए कपड़े की खसूसियात। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कपड़े की तारीफ। कपड़ा बाने को मुख्तलिफ अंदाज में ताने के दारों में से गुजारता है। तो ये ताना बाना है जिसके ज़रिए से जो है ये कपड़ा बनता है, यानी कि 2 तरह के धागे होते हैं जिसमें से एक का नाम जो है वो ताना और दूसरे को बाना है। तो वो कहते हैं कि बाने के अंदाज में जो है वो ताने के तारों में से गुजारा जाता है, यानी कपड़ा धागे रेशे की मुतसिल साख्त से बनता है। मसलन बुनत और बुनाई वाले कपड़े, यानी कि जिन्हें बुन कर जो है वो तैयार किया जाता है। कपड़ा बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन खड्डी पर बुनना, बुनाई और नमदा। नंबर 1 खड्डी पर बुनना। इस अमल में धागे को कपड़े की शक्ल में तब्दील किया जाता है। तो इस अमल में धागा जो है उसे कपड़ा बनाया जाता है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें 2 धागों का जाविया कायम पर एक दूसरे के दरमियान से गुजारा जाता है। अब इस अमल के ज़रिए जो है वो 2 धागे जो हैं उनको एक जाविये पर बनाया जाता है, फिर उसके अमल से जो है इनकी बुनाई की जाती है। इसमें लंबाई के रुख गुजरने वाले धागों को बाना कहा जाता है। तो जो धागा जो है वो लंबाई के रुख पर गुजरता है उसे बाना कहते हैं। कपड़ा बुनने की खड्डियाँ हाथ और बिजली के ज़रिए से भी चलाई जाती हैं। तो कपड़ा बुनने की जितनी भी खड्डियाँ हैं वो हाथ से या फिर बिजली के ज़रिए चलती हैं। हाथ से चलने वाली खड्डियों पर जल्दी जो है वो नहीं बुना जाता। छोटे पैमाने पर पार्चा बापी हाथ से चलने वाली खड्डियों से की जाती है, यानी कि छोटे पैमाने पर छोटी सनत पर जो आप काम कर रहे होते हैं उस पर जो है वो हाथों से चलने वाली खड्डियाँ ही इस्तेमाल की जाती हैं। बड़े कारखानों में बिजली से चलने वाली खड्डियों से कपड़ा बुना जाता है, जिससे हज़ारों गज़ कपड़ा जो है वो दिन भर में तैयार होता है। खड्डी हाथ वाली हो या बिजली से चलने वाली, इसमें कपड़ा बनाने के लिए ताना जो है वो तना जाता है। फिर ताने को रोल्स पर लपेट लिया जाता है और बाने की तारें ताने में से गुजार कर कपड़ा बुना जाता है। तो इस तरीके से जो है ये कपड़ा तैयार किया जाता है। खड्डी के बने हुए कपड़ों में मुंदरजा झैल 4 बुनाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1 सादा बुनाई, नंबर 2 साटन बुनाई, नंबर 3 ट्रेल बुनाई और नंबर 4 बुटदार बुनाई। तो अब हम आते हैं इसकी सादा बुनाई की तरफ। कपड़े की बुनाई में सादा बुनाई एक बुनियादी तरीका है और इसको आम अल्फाज में एक तार और एक तार नीचे की बुनाई कहा जाता है।
तो ये कपड़े की जो बुनाई है असल में ये एक आम सा तरीका, और इसको हम आम अल्फाज में कहेंगे कि एक तार ऊपर और एक तार नीचे की बुनाई। बुनाई में ताने के आधे तार एक बार ऊपर उठते हैं और बाने के तार इनमें से गुजर जाते हैं। तो कहते हैं कि जब ये बुनाई की जाती है तो ताने के जो तार हैं वो ऊपर उठते हैं और फिर बाने के जो तार होते हैं वो इनमें से गुजरते हैं, और दूसरी बार नीचे के तार ऊपर उठते हैं और ऊपर के तार नीचे, और इसी तरह ये अमल जारी रहने से सादा बुनाई का कपड़ा बनता है, जिसमें लट्ठा, मलमल और वायल वगैरह यानी कि वैल जिसको आप पंजाबी में कहते हैं। अब आते हैं सादा बुनाई के ताने और बाने में थोड़ा सा फ़र्क करके दो तार का कपड़ा बनाया जाता है। तो सादा बुनाई का जो ताने और बाने हैं इनमें फ़र्क करके जो है वो दो तरह से तार बनाए जाते हैं। इसकी मिसाल दो सूती है। ये कपड़ा नहायत मजबूत होता है और इस बुनाई में ताने और बाने में दो दो तार होते हैं। इसके अलावा सादा बुनाई ही में 4 ताने और 4 ताने बाने के इस्तेमाल करके ये 4 सूती कपड़ा जो है ये बनता है। अब हम आते हैं इसकी ट्रिल बुनाई की तरफ। इस बुनाई के लिए भी ताना सादा बुनाई की तरह ही तना जाता है, सिर्फ बाने के तार को ताने में से 2 और 1 के हिसाब से गुजारा जाता है। इसमें से तो एक ऊपर और एक नीचे था जो कि सादा बुनाई थी, लेकिन ट्रिल बुनाई में तार को जो है वो ताने में से 2 और 1 के हिसाब से यानी कि 2 1 के हिसाब से गुजारा जाता है, मगर हर बार इसके ग्रुप को तोड़ा जाता है, यानी हर बार एक ही रूप में एक तार बढ़ाकर तिरछी धारी बना दी जाती है, मगर हिसाब वही रहता है, यानी 2 तार नीचे और 1 तार ऊपर। इस बुनाई में सूती, रेशमी और गर्म कपड़ा बुना जाता है। ये नहायत मजबूत और पायदार बुनाई होती है, यानी कि ये बड़ी मजबूत होती है, और उम्दा कपड़ा और उम्दा गर्म कपड़ा ट्रिल बुनाई में बुना जाता है, जिसमें सर्च, गैबरडैन और स्टड कपड़े जो हैं वो इसकी मिसाल हैं। साटन बुनाई। इस बुनाई में ताने का एक तार ऊपर और 4 नीचे रखकर बाने का तार गुजारा जाता है। तो वो कहते हैं कि इस बुनाई में जो है वो ताने का एक तार ऊपर होता है और 4 जो है उसके नीचे रखकर बाने में से गुजरते हैं, और हर बार इन 4 तारों के ग्रुप को तोड़ा जाता है। इस तरह वो बाने का तार इस तरह जो है वो बाने का तार एक तिरछी धारी में नज़र आता है, मगर ये धारी ट्रिल से मुख्तलिफ होती है और कपड़े के ऊपर मुसलसल लहरें बनती हैं, लेकिन कोई वाज़ेह डिज़ाइन नहीं होता। इस बुनाई में ताने का एक तार ऊपर और 4 नीचे रखकर बाने का जो तार है वो गुजारा जाता है, और हर बार इन 4 तारों के ग्रुप को तोड़ा जाता है। तो इसमें जो है हर बार इन चारों तारों का जो ग्रुप है इसको तोड़ा जाता है, और इस तरह गोबाने का तार एक तिरछी धारी में नज़र आता है, मगर ये धारी ट्रिल से मुख्तलिफ होती है। लेकिन ये जो धारी है असल में ट्रिल से मुख्तलिफ होती है, कपड़े के ऊपर मुसलसल लहरें बनती हैं, लेकिन कोई वाज़ेह डिज़ाइन नहीं होता। साटन की बुनाई के लिए बाने में धागा कम बटा हुआ इस्तेमाल किया जाता है और ताने का धागा बटा हुआ होता है, जो कपड़े को मुलायम और हमवार बनाने में मदद देता है। साटन बुनाई की मिसाल साटन का कपड़ा है। साटन का कपड़ा ज़्यादा पायदार नहीं होता, क्योंकि इसमें कपड़े की सतह पर लंबे लंबे बुने तार होते हैं और इन तारों को फ्लॉट्स कहते हैं, और अगर ये तार किसी चीज़ से अटक जाएं तो पूरे का पूरा तार खींचकर कपड़े को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा इस्तेमाल के बाद इस कपड़े की सतह पर बत्तियां सी बन जाती है, जिससे कपड़ा बदनुमा लगने लगता है। अब हम आते हैं इसकी बुरदार बुनाई। इस बुनाई में धागे सतह पर खींच लिए जाते हैं, यानी कि धागे जो हैं वो सतह पर से ही खींचे जाते हैं, और इनको या तो इस तरह रहने दिया जाता है जैसे तौलिए की बुनाई में होता है, या फिर बराबर जो है वो रहने दिया जाता है। इस बुनाई के लिए ताने में दाग के 2 सेट लगाए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो बुनाई है इसमें जो इस ताने में जो है वो धागे के 2 सेट लगते हैं, जिनमें से एक को सतह पर ढीला छोड़ दिया जाता है। अब इनमें से जो एक है उसको सतह पर ढीला और दूसरे बाने के तारों को साथ जो है वो बुना जाता है। रुई या बुर को मोटा करने के लिए बाने में ज़्यादा धागे भी शामिल कर लिए जाते हैं, जिनको कि पिलर कहते हैं। अब हम आते हैं इसकी बुनाई की तरफ। इस बुनाई में सिर्फ एक धागा ताने और बाने में इस्तेमाल होता है। इसमें ताना नहीं तना जाता, बल्कि एक ही धागे से गुंडियाँ बनती हैं। तो वो कहते हैं कि इसमें जो है वो ताने और बाना सिर्फ एक धागा ताने और बाने में इस्तेमाल होता है, और इसमें ताना नहीं तना जाता, बल्कि एक ही धागे से इसको बनाते जाते हैं, जो एक दूसरे में गुजरती चली जाती हैं। सादा बुनाई से तैयार किए हुए कपड़ों में खिंचाव और बढ़ाई की गुंजाइश होती है, और इससे तैयार किए हुए कपड़ों की मिसाल जिसमें बनियान, जांघिए और पैराकी के लिबास यानी कि तैरने वाले लिबास जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। ताने के साथ बुनाई में 2 धागे इस्तेमाल होते हैं। इससे बना हुआ कपड़ा मजबूत होता है, जल्दी फटता नहीं, मगर इसमें सादा बुनाई जैसे कि जाओ बढ़ाओ की गुंजाइश जो है वो नहीं होती। जर्सी इस बुनाई की सबसे बड़ी मिसाल है। अब हम आते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, नमदा यानी कि
फेल्टिंग। शुरू में सिर्फ ऊनी कपड़ा ही नमदा के तरीक़ों से बनाया जाता है, मगर अब सोत, फर और इंसान के खुद बनाए हुए रेशों से भी इस तरीके पर कपड़े तैयार किए जाते हैं। इस तरीके में रेशों को हमवार सतह पर तय दर तय बिछाकर नमी और हरारत पहुँचाई जाती है। हमवार सतह पर जो है ये तय दर तय बिछाया जाता है और इसके अंदर नमी और हरारत जो है वो पैदा की जाती है। फिर दबाव डालकर इन रेशों को दबाया जाता है। ये अमल बार बार किया जाता है जब तक कि रेशे जो है वो दबकर एक शीट की शक्ल इख्तियार ना कर लें। इस तरह तैयार किया हुआ कपड़ा देर पा और मजबूत नहीं होता और ना इसमें लचक होती है। इससे तैयार हुए कपड़े की मिसाल फ्लैट की टोपियाँ, बूट और दस्ती बैग था। तो क्लास ये जो है आपका सवाल नंबर 5 ये भी मुकम्मल हो चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको जो है ये चैप्टर 1 पूरा करवा दिया गया है। पार्चा बाकी और लिबास का ताल्लुक, तो ये जो चैप्टर है ये आपका मुकम्मल हो गया है और अब हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।